ऐसा कितनी बार हुआ है कि किसी भारतीय खिलाड़ी के इन फॉर्म या आउट ऑफ फॉर्म होने पर बहस इतनी लंबी चली जाए कि दो पूर्व क्रिकेटर आपस में ही लड़ जाएं। वे एक दूसरे पर एजेंडा चलाने का आरोप लगाने लगें और इस बहस में बाद में एक और तीसरे पूर्व क्रिकेटर को कूदना पड़े और कहना पड़े, फैंस और पूर्व क्रिकेटरों से ये कहना पड़े कि अब बस कीजिए, अब बख्श दीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह भारत का ही खिलाड़ी है, उसका सम्मान कीजिए, वह हम में और आप में से ही एक है, उसे वक्त दीजिए। जी हाँ, यह सारी बहस केएल राहुल को लेकर के चल रही है। केएल राहुल जो पिछले 4-5 महीने से आउट ऑफ फॉर्म हैं, T20 मैच हो, वनडे मैच हो या टेस्ट मैच हो, वो उम्मीद के अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद एक लंबा सिलसिला चल पड़ा है जिसमें ज़्यादातर लोग, या एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कह रहा है केएल राहुल को ड्रॉप कर देना चाहिए, अब उन्हें रेस्ट देना चाहिए, उनकी जगह हमारे पास और क्रिकेटर हैं जिन्हें मौका देना चाहिए। नाम भी बहुत आराम से लिया जा सकता है जिन्हें कहा जा रहा है कि वो केएल को रिप्लेस कर सकते हैं और इस रेस में सबसे आगे हैं शुभमन गिल। केएल राहुल की फॉर्म और उनके फॉर्म के आधार पर उनकी जगह बनती है या नहीं टीम पर, इस सारी बहस में पहले जान लेते हैं कि वह दो क्रिकेटर कौन हैं जो आपस में भिड़ पड़े। ये पूर्व क्रिकेटर हैं वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा। वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर एक लंबी सीरीज चलाई और लगातार ट्वीट किए और उन्होंने साबित किया कि केएल राहुल को बहुत ज़्यादा मौके मिल चुके हैं, अब उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए। इसका जवाब आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर दिया और कहा कि वेंकटेश शायद दूसरी दिशा में चले गए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि खिलाड़ियों को मौके दिए जाते हैं, यह टीम मैनेजमेंट का कॉल होता है और उस पर उन्हें भरोसा रखना चाहिए। आकाश चोपड़ा ने अपने इस वीडियो में तकरीबन कुछ इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जिससे ये लगा कि वो शायद एजेंडा चलाने की बात कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद इससे खफा हुए और उन्होंने ट्वीट करके ही रिप्लाई किया कि ऐसा कोई एजेंडा नहीं चला रहे हैं और इस तरह की बातचीत को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि आकाश चोपड़ा ने वेंकटेश को ये ऑफ़र किया था कि वो YouTube चैनल पे आकर के उनसे बातचीत कर लें। वेंकटेश और आकाश चोपड़ा के बीच बातचीत चल ही रही थी या यह विवाद चल ही रहा था कि इस पर हरभजन सिंह भी कूद पड़े। उन्होंने इन दोनों का नाम लिए बिना एक ट्वीट किया और कहा कि क्या आप उसे अकेला छोड़ सकते हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है, वह एक अच्छा खिलाड़ी है और वापसी करेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे मौके आते हैं जब खिलाड़ी बैड पैच से गुजरता है, हम सब भी इसका शिकार हुए हैं, इसलिए प्लीज़ इस बात का सम्मान कीजिए कि वह हमारा अपना भारतीय खिलाड़ी ही है, उस पर भरोसा रखिए। केएल राहुल पर वैसे तो यह बहस T20 वर्ल्ड कप के दौरान शुरू हुई और उसके बाद से लगातार जारी है, लेकिन चूंकि अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है और टेस्ट मैच पर फोकस है, इसलिए मैं टेस्ट मैच की बात कर लेता हूं। दरअसल भारत ने 1 जनवरी 2020 के बाद से जो टेस्ट मैच खेले हैं उनमें से 11 मैचों में केएल राहुल को मौके मिले हैं। केएल ने इन 11 मैचों में 626 रन बनाए हैं, जिनमें उनका औसत 30 से थोड़ा अधिक रहा है और उन्होंने इस दौरान 2 शतक भी लगाए हैं। यकीनन आंकड़ों में यह परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा जब इसका जवाब देते हैं कि केएल को क्यों मौके मिल रहे हैं तो वो याद दिलाते हैं कि केएल ने पिछले 2 साल में लॉर्ड्स में एक बेहतरीन शतक लगाया था, उस वक्त जब टीम इंडिया धराशायी हो रही थी। इसी तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सेंचुरियन में तब सेंचुरी लगाई थी जब टीम को इसकी ज़रूरत थी। यानी वो कहते हैं कि देश में भले ही थोड़ा परफॉर्मेंस उनका डाउन चल रहा हो, लेकिन विदेश में बहुत अच्छा रहा है और कई मौक़ों पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए उन्हें वक्त दिया जा रहा है, उन्हें मौके दिए जा रहे हैं। केएल की जगह जिन शुभमन गिल को लाने की बात हो रही है या यह कहा जा रहा है कि उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए, उन्होंने अपने पिछले 13 टेस्ट मैचों में 736 रन बनाए हैं। यानी शुभमन का औसत केएल से थोड़ा ही ज़्यादा है, उन्होंने 32 से ज़्यादा की औसत से रन बनाए हैं। सेंचुरी उनके नाम एक ही दर्ज है। इन फॉर्म और आउट फॉर्म की इस बहस में अक्सर विराट कोहली का नाम भी लिया जाता है। विराट कोहली जिन्होंने 1 जनवरी 2020 के बाद से 22 टेस्ट मैच खेले हैं और उनमें उनका औसत 26 ही है। केएल के कुछ सपोर्टर या विराट कोहली के जो अगेंस्ट में रहने वाले लोग हैं, वो विराट कोहली के इस परफॉर्मेंस को केएल से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब एक खिलाड़ी को जिसकी औसत 30 से ज़्यादा है उसे ड्रॉप करने की बात की जा रही है, तो क्यों विराट पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं।
और यही वो धुरी है जिस पर सारी की सारी टीम मैनेजमेंट एक तरह से केंद्रित है। और उसमें हमें समझना होगा कि आखिर क्यों किसी खिलाड़ी को सपोर्ट किया जाता है और क्यों खिलाड़ी को बार बार मौके दिए जाते हैं। दरअसल कोहली का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल में उनका परफॉर्मेंस बहुत डाउन रहा है और ऐसे प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह नहीं बनती है। लेकिन इसके ठीक पहले जो उनके 4-5 साल गुजरे, जो 2014 से लेकर के 18 या 19 तक हैं, उसमें वो 60, 65, 70, 75 की औसत से रन बनाते हैं पूरे साल। तो वो एक क्रेडिबिलिटी है जो विराट ने हासिल की है और शायद केएल यहीं पीछे रह जाते हैं। केएल के नाम ऐसी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। केएल ने अपने पूरे करियर में कभी भी एक ऐसा दौर नहीं जिया जब वो 6 महीने या साल भर एक बेहतरीन फॉर्म में चले, लगातार अच्छे रन बनाए। केएल की यही कमी उन पर अब भारी पड़ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 1 मार्च से इंदौर में खेला जाना है और माना जा रहा है कि केएल राहुल को इस मैच में मौका मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है। इसकी वजह साफ है क्योंकि बीसीसीआई ने जो तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम घोषित की है उसमें केएल राहुल से उप कप्तानी छीन ली है। जी हां, पहले 2 टेस्ट में केएल राहुल टीम के उप कप्तान हुआ करते थे और कप्तान रोहित शर्मा, लेकिन जो तीसरे और चौथे मैच के लिए टीम घोषित हुई है उसमें कप्तान के तौर पर रोहित तो बरकरार हैं, लेकिन केएल को उप कप्तानी नहीं दी गई है। यह एक संकेत है, एक तरह से टीम मैनेजमेंट को ये छूट दे दी गई है कि इस तरह का कोई दबाव न ले कि टीम का वाइस कैप्टन ड्रॉप हुआ है। एक तरह से खुली छूट दी गई है टीम मैनेजमेंट को, कोच राहुल द्रविड़ को, कप्तान रोहित शर्मा को, क्यों अपना पसंदीदा खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल करें। और माना जा रहा है कि शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है।